नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको हृदय से नमन करती हूँ। 1 दिसंबर 2023 एकेडमिक लेक्चर्स के अंतर्गत आज मैं स्वयं व्याख्यान देने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रागांग। महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में रागांग की एक यूनिट होती है और काफ़ी समय से कुछ प्राध्यापक और विद्यार्थी भी मुझे ये कह रहे थे कि इस विषय पर मैं एक श्रृंखला तैयार करूं। तो मैंने ऐसा प्रयत्न किया है और अगले गुरुवार से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है रागांग रागों के प्रकारों का बंदिश के आधार से विश्लेषण। तो ये बड़ी बहुत वृहत श्रृंखला है, क्योंकि इसमें कल्याण के प्रकार भी होंगे, तोड़ी के भी होंगे, भैरव के भी होंगे, बिलावल के होंगे, अनेक प्रकार हैं, सारंग, कानड़ा, मल्हार। तो इन प्रकारों का विश्लेषण करने से पूर्व कुछ बिंदु मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो कि इस व्याख्यान के ज़रिए मैं स्पष्ट करूँगी। आज मैं बोलने जा रही हूँ रागांग पर। रागांग मतलब क्या? ये एक हमारे महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम की यूनिट भी होती है और मैंने पढ़ाते समय ये अनुभव किया है कि इस यूनिट को बच्चों को लिखते समय थोड़ी तकलीफ़ होती है। उनको नहीं समझता कि क्या लिखा जाना चाहिए। समझ में तो आ जाता है, परंतु लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसको मैं आज स्पष्ट करूँगी कि रागांग क्या होता है, कितने होते हैं रागांग, कैसे बने, किसने बनाए, उसका औचित्य क्या है, इन सभी बातों पर मैं आज चर्चा करूँगी। रागांग जो होता है, शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो है राग धन अंग। राग का अंग मतलब किसी राग का एक टुकड़ा, एक स्वर समुदाय। और कैसा स्वर समुदाय? तो ऐसा स्वर समुदाय जो उस राग के चेहरे को हमें बता दे, उसे कहते हैं रागांग। हमारे भारतीय संगीत में अनेक राग प्रचलित हैं। मेरे हिसाब से 200-250 राग प्रचलित हैं। तो सभी रागों का एक अंग होता है क्या? तो आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी एक छोटा सा अंग हर एक राग में होता है जो उसको स्पष्ट कर देता है। वैसे तो हमारे भातखंडी जी ने जो किताबें लिखी हैं, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसके दूसरे भाग से उन्होंने रागों का स्पष्ट विश्लेषण किया है। बंदिशें बहुत सारी उन्होंने दी हैं। तो भाग 2 में तो सारे आश्रय रागों को उन्होंने बताया है। तीसरा और चौथा, ये जो 2 भाग हैं, इनमें अनेक स्वतंत्र जो बहुत प्रसिद्ध हैं, शुद्ध राग, प्रसिद्ध और स्वतंत्र, ऐसे अनेक रागों को उन्होंने विश्लेषण किया है। मतलब क्रमिक 3 में 15 के करीब राग हैं, 4 में 20 के करीब राग हैं और 5 और 6 इन भागों में तो 5वें में 68 राग हैं और छठे भाग में 73 राग हैं, या उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे करीब करीब 186 राग हमें किताब में मिलते हैं। और इसके अलावा विद्वानों ने, संगीतज्ञों ने, कलाकारों ने बनाए हुए भी और प्रचलित हुए भी अनेक राग हैं। तो ऐसे अनेक राग हैं। तो उसमें से जो पहले 10 राग हैं, मतलब भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2, वो सारे आश्रय राग हैं, जिनके नामों से ही ठाट के नाम दिए गए हैं, 10 ठाट। तो वो जो 10 राग हैं, उन रागों का प्रत्येक का संबंध अगले किसी न किसी राग से है, या उल्टा कहा जाए तो बाकी के जितने भी राग हैं उन सभी का इन 10 रागों से संबंध है। मतलब तीसरे और चौथे ये जो राग हैं किताबों के,
वो सारे प्रथम 10 ठाटों से ही निकलने वाले राग हैं। और 5वीं और 6ठी पुस्तकों में जो राग हैं वो जोड़ राग हैं, मतलब केवल एक स्पष्ट और स्वतंत्र राग न होते हुए वो ऐसे 2 रागों के मिश्रण से बने हुए अनेक राग हैं। उसमें कल्याण के प्रकार हैं, बिलावल के प्रकार हैं, तोड़ी के प्रकार, सारे 10 ठाटों के प्रकार हमको उसमें मिलते हैं। तो ऐसे ये हरेक राग का एक विशेष अंग है और जो दूसरे राग में मिलाकर एक नए राग का निर्माण करता है। तो पहले हमें ये जानना है कि थाट का राग और राग का प्रकार, इसमें क्या अंतर है। तो किसी राग का थाट मतलब यदि 4-5 राग एक ही थाट के हैं तो उनमें क्या समानता होगी कि उनमें उस थाट के स्वरों का उपयोग किया जाता है। जैसे कामोद है, केदार है या छायानट है, ये सब कल्याण थाट के राग हैं, मतलब इसमें तीव्र मध्यम का उपयोग होगा। उसी प्रकार जोगिया है, कालिंगड़ा है, रामकली है, तो ये सारे भैरव थाट के राग हैं, मतलब इनमें रेधा कोमल होगा। बिलावल है, ऐसे सारे ही थाटों के राग होते हैं। प्रकार का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे राग में मुख्य राग का अंग मिश्रित कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है और एक नया राग बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पुरिया कल्याण, तो पुरिया कल्याण में मुख्य राग पुरिया है और उसमें कल्याण का अंग मिला दिया गया है, इसलिए वो राग बन गया पुरिया कल्याण। श्याम कल्याण है तो उसमें श्याम और कल्याण इसका मिश्रण किया गया और वो राग बन गया श्याम कल्याण। शुद्ध कल्याण, उसमें भूपाली में कल्याण का अंग मिलाया गया तो वो हो गया शुद्ध कल्याण। इस प्रकार कल्याण के प्रकार अलग हो गए और कल्याण थाट के राग अलग हो गए। वैसे ही दूसरा उदाहरण भैरव का दिया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रामकली, जोगिया, कालिंगड़ा ये सब भैरव थाट के राग हैं और भैरव के प्रकार जो हैं, नट भैरव है, अहीर भैरव है, बंगाल भैरव है, बैरागी है, तो ऐसे सारे अलग अलग नट अंग में किसको मिलाया, भैरव अंग को मिलाया तो वो बन गया नट भैरव। खमाज काफ़ी अंगों में भैरव अंग को मिला दिया तो वो बन गया अहीर भैरव। इस प्रकार अलग अलग अंग, एक राग के अंग को अलग अलग रागों में मिलाकर राग का प्रकार बनता है। तो ये ध्यान में रखिए कि थाट का राग और राग का प्रकार ये अलग चीजें हैं दोनों। इसके पश्चात रागांग और पकड़ में भी एक अंतर है, क्योंकि दोनों की परिभाषा करीब करीब एक जैसी है। जैसे पकड़ किसे कहते हैं, जब हम प्रारंभ में आरोह अवरोह पकड़ ऐसा लिखा जाता है तो पकड़ मतलब ऐसा स्वर समुदाय जो राग को पकड़ सके, जिसको सुनकर हम राग को पकड़ लें, उसको कहते हैं पकड़। और रागांग मतलब ऐसा स्वर समुदाय जो राग का चेहरा होता है। तो इस चेहरे में और पकड़ में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। पकड़ जो होता है वो काफ़ी बड़ी होती है, पकड़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और अंग जो होता है वो छोटा सा भी हो सकता है। जैसे राग कल्याण, तो यमन की जो पकड़ है वो कैसी है, सा नी रे ग रे सा प म ग रे सा, ये कल्याण की पकड़ है। कल्याण का अंग कौन सा है, तो कल्याण का अंग जो है वो 3-4 अंग है। पूर्वांग में भी अंग होता है, उत्तरांग में भी अंग होता है। तो केवल तीव्र मध्यम का होना एक स्वर,
प रे संगति 2 स्वर, नी रे ग संगति 3 स्वर, म प ध प संगति 4 स्वर। तो इस प्रकार एक स्वर का भी अंग है, 2 स्वरों का भी अंग है, 3 स्वरों का भी अंग है और 4 स्वरों का भी अंग है। तो ये जो हर एक राग में इनमें से अलग अलग अंगों का मिश्रण होता है और नया राग बन जाता है, लेकिन पकड़ बड़ी होती है। जैसे बिहाग की पकड़ क्या है? नी सा ग म प ग म ग रे सा, ये बिहाग की पकड़ है। और अंग जो है वो ग म ग सा, ये अंग है। तो जहाँ पर ग म ग सा ये आएगा वो बिहाग का अंग होगा, और उसकी पकड़ लिखिए या पकड़ गाइए, पकड़ बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? नी सा ग म प ग म ग सा, ये उसकी पकड़ है। या श्री जैसे है, श्री की जो पकड़ है सा रे रे सा प म ग रे ग रे रे सा, ये श्री की पकड़ है। लेकिन श्री का अंग सिर्फ रे रे प, इतने से ही श्री अंग स्पष्ट हो जाता है। और दूसरे रागों में यदि हमको श्री अंग बताना है तो रे रे प रे, म प नी सा रे, ये भी श्री अंग है। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि पकड़ जो होती है वो एक राग की एक ही होती है, उसमें दूसरी पकड़ नहीं होती, लेकिन अंग अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पकड़ और अंग, इसमें मैंने आपको अंतर समझाया। इसके पश्चात विविध अंगों से गाना मतलब क्या होता है, ये देखिए। जैसे गुजरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी, दोनों बिल्कुल समप्राकृतिक राग हैं, करीब करीब एक ही स्वरों के राग हैं। पंचम का उसमें अंतर आता है। मियाँ की तोड़ी में पंचम स्वर है और वो संपूर्ण राग है, और गुजरी तोड़ी जो है वो षाढ़व राग है, उसमें पंचम वर्जित है। और विद्वान लोग ये भी बताते हैं कि गुजरी तोड़ी को मारवा अंग से गाते हैं और मियाँ की तोड़ी को श्री अंग से गाते हैं। तो मारवा अंग से गाना मतलब क्या, श्री अंग से गाना मतलब क्या, ये भी अपने को समझ लेना पड़ता है। तो मारवा अंग क्या है? ध म ग रे सा, इस प्रकार अवरोहात्मक जो स्वर हैं वो मारवा के हैं और मारवा अंग इसे कहते हैं। और श्री अंग क्या है? रेप म प ध प, ये श्री अंग है। जैसे सा रे ग म ध ध म ग रे ध रे सा, ये मारवा अंग है। अब जब हम गुजरी तोड़ी गाएंगे तो तोड़ी के स्वरों को मारवा अंग से गाना है। सा रे ग रे सा, सा रे ग म ध नि ध ध म ग रे नि सा ध नि सा रे सा ध म ग रे, ये मारवांग है लेकिन स्वर तोड़ी के हैं। तो श्री अंग से गाना है, मतलब पंचम का उसमें उपस्थिति हमको बताना है। सा रे रे ग रे सा, ये तोड़ी अंग हो गया। रे रे ग रे प म प ध प, इस प्रकार म प ध प म ग रे प रे ग रे सा, इस प्रकार ये हुआ तोड़ी में श्री अंग। तो जब हम थोड़ा सा मतलब लेवल जब ऊपर चला जाता है गाते समय, तो हमें ये बात और समझ में आती है अच्छी तरह से। तो MA MPhil PhD के विद्यार्थी मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इस प्रकार अंगों
से दो राग बदल जाते हैं। जैसे भूपाली और देशकार हैं, सेम स्वरों के राग हैं, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, इस प्रकार। तो अब भूपाली अंग को इस पूरी स्केल में जब भूपाली अंग से हम कल्याण अंग से गाते हैं तो वो भूपाली हो जाता है, और बिलावल अंग से गाना जब इसमें गाते हैं तो वो देशकार हो जाता है। तो इस प्रकार दो अंगों से हम दो रागों को की विभिन्नता को भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सारे म प नी सा, ये एक स्केल है, सा रे म प नी सा रे म प नी सा नी प म रे सा, ये एक स्केल है। अब इन्हीं स्वरों को जब हम सारंग अंग से गाएंगे तो वो मदमात सारंग हो जाएगा, और इन्हीं स्वरों को जब हम मल्हार अंग से गाएंगे तो वो मेघ भल्लार हो जाता है। अब सारंग अंग कौन सा होता है, मल्हार अंग कौन सा होता है, ये दोनों चीज़ें मैं जब आपको इन रागों का विश्लेषण करूंगी, सारंग के प्रकारों में, मल्हार के प्रकारों में, तब ज़रूर बताऊंगी। कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनका नाम उस राग का प्रकार होता है, लेकिन उसमें उस मुख्य राग के लक्षण नहीं होते। एक बात और आपको समझाती हूँ कि जो पूर्व में ही समझाई जानी चाहिए थी एक्चुअली, कि रागों के जो प्रकार होते हैं, उन रागों के जो नाम होते हैं, उनके अंत में उस मुख्य राग का नाम आता है। जैसे पुरिया कल्याण, श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, यमन कल्याण, ये सब कल्याण के प्रकार हैं। लेकिन केदार, छायानट, कामोद, इनके अंत में कल्याण नहीं आया है। तो जो थाट के राग होते हैं सारे समान राग, तो उनके पीछे उस राग का, प्रमुख राग का या थाट का नाम नहीं होता, और प्रकार जो होते हैं उनमें अक्सर या हमेशा ही राग का नाम आ जाता है। जैसे बहादुरी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, ये सब तोड़ी के प्रकार हैं। तो प्रकारों में अंत में उस राग का नाम आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये समझा रही थी कि कुछ कुछ राग ऐसे, जैसे गोरख कल्याण, गोरख कल्याण से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कल्याण का प्रकार है, लेकिन उसमें कल्याण का कोई अंग नहीं आता। या गौड़ सारंग है, तो गौड़ सारंग से हमें ये समझ में आता है कि ये सारंग का प्रकार है। एक्चुअली कल्याण अंग उसमें बहुत ज़्यादा है, तो भले ही उसका नाम गौड़ सारंग है, लेकिन वो उसमें सारंग अंग नहीं है, उसमें कल्याण अंग ज़्यादा है। तो इस प्रकार कुछ कुछ राग ऐसे हैं जो प्रकारों के अंतर्गत लिए जाते हैं, लेकिन वो उसमें उस मुख्य राग के प्रकार का कोई अंग नहीं होता। तो ऐसे रागों को अपवाद मानकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संगीत में अनेक ऐसे अपवाद स्वरूप कुछ कुछ बिंदु होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल संगीत का जो उद्देश्य है वो सौंदर्य अनुभूति होने से, उसमें से हमें सौंदर्य कितना मिल रहा है, कितना वो श्रवणीय है, ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके पश्चात बंदिशों का आधार मैंने क्यों लिया है, मतलब ये भी हो सकता है कि अलग अलग रागों के प्रकारों को मैं केवल ऐसे भाषण के तौर पर आपको समझा सकती हूँ कि फला फला राग में इस प्रकार स्वर लिए गए हैं, मुख्य राग में ये स्वर हैं, और इसके प्रकार में इस राग में ये अंग जोड़कर इस प्रकार बोल दिया गया है या गाया गया है, तो वो नया राग किस प्रकार बन रहा है, ये समझा सकती हूँ। लेकिन बंदिशों का आधार इसलिए ले रही हूँ और लिया जाना चाहिए क्योंकि बंदिश हमें वो गेय होती है, उसमें एक धुन होती है, उसके कारण हमारे मन में वो बैठ जाती है, उसको हम याद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के दिए गए भाषण को हम सुनते हैं तब हमें वो समझ में आता है, लेकिन बाद में वो याद नहीं रहता। लेकिन यदि हम किसी बंदिश को याद करते हैं तो हमें वो बंदिश याद हो जाती है, और उस बंदिश को याद करने के बाद जब हम उसको समझते हैं, बंदिश को, उसका स्वरूप समझते हैं, तो वो राग भी हमें समझ में आ जाता है। तो आगे की जो ये कड़ी है कि रागांग रागों के प्रकारों का बंदिशों के आधार पर विश्लेषण किस प्रकार है, ये उसमें मैं आपको बंदिशें लेकर मैंने समझाया है।
और मुख्य एक बात जो सबसे मुख्य है वो बताना रह गई है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये रागांग किसने बनाए, ये सबसे पूर्व ही बताया जाना चाहिए था। तो नारायण मोरेश्वर खरे जी जो हैं, वो आपको सभी को उनका नाम पता है, वो महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए थे और उनकी प्रार्थना सभा में भी हमेशा जाया करते थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो उनको ये महसूस हुआ होगा कि हमारे जो थाट पद्धति है वो 10 थाट इतने सारे रागों का वर्गीकरण करने में बहुत कम पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे राग होते हैं वो इन 10 थाटों के अंतर्गत नहीं आ पाते, तो उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए। तो उन्होंने ऐसे कुल 26 अंगों को चुना और उन अंगों के आधार पर राग का वर्गीकरण किया। तो वो जो 26 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं भैरव, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, भैरवी, आसावरी, सारंग, धनाश्री, ललित, पिलु, सोरठ, विभास, नट, श्री, बागेश्री, केदार, शंकरा, कानड़ा, मल्हार, हिंडोल, भूपाली और आसा। इतने 26 रागों को रागांगों के लिए उन्होंने चुना और बाद में इसमें और संगीतज्ञों ने और 4-5 अंग जोड़ दिए, जैसे बिहाग अंग, भटियार अंग, दुर्गा अंग, कामोद अंग, गौरी अंग, कंस अंग, ये सारे उसमें जोड़ दिए। अब इसमें भी जैसे गौड़ अंग है, पर वो इन 30-32 अंगों में नहीं इसका उल्लेख किया गया है, बहुत प्रसिद्ध अंग है वो भी। तो ये सारे जो अंग हैं रागांग हैं ये, और इनका हर एक का एक एक अंग, इन रागों का एक एक छोटा छोटा अंग है जो कि दूसरे रागों में मिल जाता है और नए राग बन जाते हैं। लेकिन इसमें और एक बात आपको बता रही हूँ कि इसमें जो 10 अंग हैं, जैसे भैरव, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, पूर्वी, मारवा, जो 10 आश्रय राग हैं, उनके भी 4 राग मुख्य हैं जिनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे भैरव है, बिलावल है, तोड़ी है, इन तीनों के, और कल्याण, इन चारों के अनेक प्रकार हैं। भैरव के अनेक प्रकार हैं, कल्याण के अनेक प्रकार हैं, तोड़ी के तो करीब करीब 14 प्रकार हैं, और बिलावल के अनेक प्रकार हैं, और बाकी बचे हुए जो 6 हैं उनके अलग अलग प्रकार नहीं हैं। जैसे अलग अलग पूर्वी नहीं है, पूर्वी एक ही है और उसका एक अंग है, और वो अलग अलग रागों में हमें दिखाई पड़ता है। पूर्वी के प्रकार नहीं है, या फिर मारवा के प्रकार नहीं है, आसावरी के प्रकार नहीं है, तो वो सिंगल अंग है, और वो अंग अनेक रागों में हमें उनकी छाया दिखाई देती है, वो उनकी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज होने से वो उस प्रकार का राग बन जाता है, सम प्राकृतिक राग हो जाते हैं। तो पूर्वी अंग, पूर्वी थाट के सारे इसमें हमें पूर्वी अंग दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्वी के प्रकार नहीं है। उसके बाद सारंग, कानड़ा, मल्हार, ये 3 बहुत बड़े रागांग माने जाते हैं। सारंग के अनेक प्रकार हैं, कानड़ा के बहुत सारे प्रकार हैं, और मल्हार के तो बहुत सारे प्रकार हैं, अप्रचलित भी बहुत सारे मल्हार हैं। तो और ये जो तीनों अंग हैं, एक्चुअली ये तीनों के जो बेसिक राग हैं, जैसे सारंग का बेसिक राग वृंदावनी कहा जाता है, और कानड़ा का बेसिक राग दरबारी कहा जाता है, और मल्हार का बेसिक राग मियाँ मल्हार कहा जाता है। पर मियाँ मल्हार के प्रकार नहीं है, दरबारी कानड़ा के प्रकार नहीं है, समझ में आ रहा है? वृंदावनी सारंग के प्रकार नहीं है। ये 3 जो हैं ये अंग हैं किसके? काफी के। काफी थाट जो है उसमें 5 प्रकार के अंग हैं, काफी, धनाश्री, सारंग, कानड़ा और मल्हार, ऐसे 5 प्रकार के अंग हैं। तो इसमें कानड़ा, मल्हार और सारंग, इन 3 अंगों के बहुत सारे प्रकार आते हैं। बहुत सारे कानड़ा हैं, बहुत सारे सारंग हैं, बहुत सारे मल्हार हैं, लेकिन बहुत सारे धनाश्री नहीं है, बहुत सारे काफ़ी नहीं है। काफ़ी, धनाश्री पुनः सिंगल सिंगल अंग हैं जो कि अनेक रागों में हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे धुन रागों के समय मैंने आपको बताया था कि सिंदूरा,
काफ़ी, सिंदूरा, ये कैसे कैसे अंग आते हैं। तो इस प्रकार ये 4 आश्रय रागों के और 3 ये काफ़ी कानड़ा, मल्हार और सारंग, ये 3 अंगों के, इस प्रकार 7 रागांगों के राग बहुत सारे हैं जिनको मैं आगे की श्रृंखला में आपको बताऊंगी। और काफ़ी एक 3-4 प्रकार के केदार हैं, कुछ 3-4 प्रकार के बिहाग भी हैं, और बाकी गौरी भी थोड़े से हैं। कंस अंग जो कि बाद में जोड़ा गया है वो भी 4-5 प्रकार हैं। तो इस प्रकार ये थोड़े थोड़े हैं, लेकिन वृहत जो अनेक प्रकार जो है वो इन 7 रागांगों के हैं। तो इसकी अगली जो श्रृंखला होगी उसमें मैं कल्याण, बिलावल और तोड़ी और कल्याण, भैरव, कानड़ा, मल्हार, सारंग, इन 7 रागांगों के प्रकारों को आपको निश्चित रूप से समझाऊंगी। और उसके बाद थोड़े जो प्रकार हैं केदार, बिहाग या अलग अलग प्रकार के गौरी के हैं, कंस अंग हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब इसके बाद अगले गुरुवार से मैं शुरू करूंगी कल्याण के प्रकारों को, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसके पूर्व मेरा ये भाषण ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको अगले सारे प्रकारों को समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद।